हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। मॉक टेस्ट नंबर 15। सर, मॉक टेस्ट नंबर 15 कैसा है? ये हमारे पेड बैच का एक मॉक टेस्ट है जो हम आज सभी के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पे जो आपको टारगेट दिया गया था वो था 22 से 27 नंबरों का। तो हमें एक चीज़ देखनी है कि क्या हम इन नंबरों तक पहुंच पा रहे हैं, क्या हमारा अप्रोच रहता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस मॉक टेस्ट में हमने आपसे पूछा क्या क्या था, तो सबसे पहले अगर हम ज़रा लिख लेते हैं कि यहाँ पे इस मॉक टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई थी। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए था गद्यांश में रिक्त स्थान। यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है इन क्वेश्चंस में। गद्यांश में रिक्त स्थान, फिर इसके बाद गद्यांश आपसे पूछा गया है। अव्यवस्थित वाक्यक्रम आपसे पूछा गया है। वाक्य त्रुटि, और इसके बाद में कुछ मुहावरे से संबंधित प्रश्न हैं, तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न हैं, और इसके बाद हमने यहाँ पे जो पूछा था वो कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित प्रश्न थे। कुल मिला के हमारे यहाँ पे जो लेवल है इस मॉक टेस्ट का वो आरआरबी क्लर्क पे बेस्ड हमने ये बनाया है इस मॉक टेस्ट को, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रश्नों का स्तर भी रहेगा, थोड़ा सा सिंपल, लेकिन बहुत सिंपल नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर किए हुए। लेकिन हाँ, जो लोग हमारे साथ पहले से नहीं जुड़े हो या हमारा पेड बैच अगर परचेज़ करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है। 449 रुपीज़ में हम आपको ये पूरा पेड बैच दे रहे हैं। यहाँ पे आपका ये तरीका है। अब ये हम वैलिडिटी हम बढ़ा देते हैं, हम यहाँ पे इसको 31 मार्च कर दे रहे हैं। 31 मार्च 2026 तब तक ये वैलिड रहेगा। दिए गए नंबर पे 449 रुपीज़ का आप यूपीआई कर दो और इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो स्क्रीनशॉट, आपको हमारे पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, वीडियो और पीडीएफ सहित मिलेगा। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट पेपर ऑफ पीडीएफ मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस सेशन के वीडियो क्लासेस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन पे 150 हर एक टॉपिक पर 150 प्रश्नों की आपको अभ्यास वीडियो क्लास मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए आपको 15 मॉक टेस्ट, पीडीएफ, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, प्लस नए एग्ज़ाम लेवल के भी हमने इस बार एडिट किए हैं। तो टोटल आपको कितने मॉक्स मिल रहे हैं? 30। कि मतलब ये जो ऊपर जो 15 है वो विगत वर्षों में जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं वो हैं, और यहाँ ये जो 15 है वहाँ पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि कोई नई चीज़ अगर आ सकती होगी तो हमने उस प्रकार के प्रश्न भी डालने का प्रयास किया है। एडिटोरियल के 15 विशेष क्लासेस आपको मिलेंगे और डेली पढ़ने के लिए आर्टिकल मिलेगा। बहुत कुछ आपको इस कोर्स में आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है कि दिए गए नंबर पर 449 रुपीज़ का आप यूपीआई कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको हमारे बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। थिंक दैट्स इनफ। आपके सामने 10 प्रश्न लिखे गए हैं, एक पूरा गद्यांश है, 10 जगह खाली छोड़ दी गई हैं। हमें विकल्पों में से देखना है कि कौन कौन से विकल्प आ सकते हैं उन खाली स्थान पर। तो सबसे पहले हमारा जो तरीका होता है हमेशा ही क्या करना है हमें कि हम पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं पहले इसको पढ़ लेता हूं कि आधुनिक मानव की जीवन यात्रा एक ऐसे मार्ग पर अग्रसर है जहां सुविधा की अंधी दौड़ में वह स्वयं को ही डैश कर रहा है। यंत्रों के सहारे जीने की आदत ने उसकी आत्मा को डैश कर दिया है। ज्ञान और सूचना के महासागर में तैरते हुए भी उसका विवेक डैश पड़ रहा है। मनुष्य अब अपनी इच्छाओं का स्वामी नहीं बल्कि उनका दास बन चुका है।
विज्ञान ने उसके हाथों में ऐसी शक्ति दे दी है जिससे वह पर्वतों को भी डैश कर सकता है, परंतु अपने मन के तूफानों पर काबू नहीं पा सकता। आर्थिक उन्नति के नाम पर वह दूसरों का अधिकार डैश रहा है और नैतिकता के नाम पर केवल दिखावा कर रहा है। संस्कृति और संवेदना का ताना बाना अब विज्ञापन और उपभोग के जाल में उलझ गया है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग डैश रहते हैं और सफलता की चमक में सच्चाई डैश जाती है। आज की शिक्षा ने बुद्धि तो तीव्र की है पर हृदय को डैश बना दिया है। लोग एक दूसरे से मिलने पर मुस्कुराते जरूर हैं पर वह मुस्कान डैश होती है। अंततः मनुष्य का अंतर्मन इस छल और प्रदर्शन के संसार में डैश पड़ा हुआ है, जैसे दीपक आंधी में कांपता हो। एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये जो पूरा गद्यांश है उसकी जो टोन है वो कैसी है, नेगेटिव टोन है, पूरी ही की पूरी नेगेटिव टोन है। तो जब नेगेटिव टोन है तो कुछ ऐसे शब्द भी यहाँ पे हमें विकल्पों में से छांटने पड़ेंगे कि जो कुछ नेगेटिव हो और उस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या भाव लेके आ रहे हो। तो जैसे अगर हम पहला देखते हैं कि आधुनिक मानव की जीवन यात्रा एक ऐसे मार्ग पर अग्रसर है जहाँ सुविधा की अंधी दौड़ में वह स्वयं को ही डैश कर रहा है। मतलब क्या चाहिए हमें, यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कुछ तो नेगेटिव दिख रहा है और कुछ ऐसा जो अंधी दौड़ में खुद को ही मतलब पीछे कर रहा हो, इस टाइप का कुछ हमें चाहिए। बताओ, अंधी दौड़ में वह स्वयं को ही, अब यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे देखिए क्या लगा सकते हो, स्वयं को ही आंखें मूंद रहा है, नहीं, स्वयं को ही गड्ढे में गिरा रहा है, स्वयं अपने पैरों पर, स्वयं को ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, हाथ मल रहा है या सांप पकड़ रहा है। तो देखो कुछ चीज़ें तो है कि जो नहीं हो सकती, सांप पकड़ रहा है नहीं हो पाएगा, गड्ढे में गिरा रहा है नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की बात नहीं हुई है कि वो खुद के लिए चीज़ें नेगेटिव कर रहा है। चीज़ें तो उसके लिए मतलब ज्ञान वगैरह में उसके लिए बड़ी हैं कि पर्वत से भी लड़ सकता है, ये कर सकता है, तो वहाँ पे गड्ढे में गिरा रहा है तो नहीं होगा। 3 विकल्प बचते हैं, आंखें मूंद रहा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है या हाथ मल रहा है। यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है, वो हम जरा देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है कि यहाँ पे हमें भाव देखना है। हम यहाँ पे व्याकरण चेक नहीं करेंगे क्योंकि तीनों विकल्प अगर देखते हो तो वो व्याकरण के आधार पे नहीं जाएंगे कि स्वयं को ही आंखें मूंद रहा है। तो सर यहाँ पे पढ़ने में तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हमें भाव चाहिए कि स्वयं को ही कुछ कर रहा है, उस जैसा भाव क्या आ रहा होगा कि स्वयं को ही मतलब अपनी आंखें बंद कर ली हैं उसने अंधी दौड़ में, या अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है, या हाथ मल रहा है। हाथ मल रहा, पछतावा होने वाला जैसा कुछ आ नहीं रहा है, तो यहाँ तो ये नहीं आएगा। ए और सी बचता है। अब ए और सी में आंखें मूंद रहा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हर जगह जो बात हुई है कि वो उसके पास में बहुत कुछ है, मतलब नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही पड़ा है उसका विवेक। तो ये सारी चीज़ें किस पे दिखाई जा रही हैं कि वो खुद अपनी चीज़ें खराब कर रहा है, और जब वो खुद अपनी चीज़ें खराब कर रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, फिर सी आंसर होगा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि यंत्रों के सहारे जीने की आदत ने उसकी आत्मा को कैसा कर दिया है। पत्थर बना दिया है, रस्सी में बांध दिया है, धूल में मिला दिया है, लकड़ी बना दिया है, या पिंजरे में बंद कर दिया है। देखते कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है यंत्रों के सहारे जीने की आदत ने उसकी आत्मा को डैश कर दिया है। और आगे जो बात हो रही है, हम इसीलिए कहते हैं कि पहले गद्यांश पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे सर पिंजरे में बंद कर दिया लगा सकते हो, लकड़ी बना दिया नहीं होगा, धूल में मिला दिया नहीं होगा, रस्सी में बांध दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, पत्थर बना दिया है। बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे ये तो नहीं आ रहा, हम तो ई लगा के चले जाएंगे। लेकिन जब पूरा आगे गद्यांश पढ़ रहे हो तो कैसा आ रहा है कि वो छल जैसा हो रहा है, और उसके बाद में एक दूसरे से मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसा वैसा होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो इस गद्यांश का भाव है वो ये है कि मनुष्य जो है ना, अब वो संवेदनाएं नहीं रखता है, मतलब मशीनों के युग में उसने संवेदनाएं खो दी हैं। तो यहाँ पे आप फिर ये ई नहीं लगा पाओगे, क्या लगाओगे, पत्थर बना दिया है, ए हो जाएगा यहाँ पे। देखा कि कई बच्चे यहाँ पे ई लगाते, लेकिन आपको गद्यांश क्यों पढ़ना चाहिए पहले, वो यहाँ पे सिखाई आप मतलब सीखने को दिख रहा है कि यहाँ पे क्यों हमें पहले गद्यांश पढ़ना चाहिए और कहाँ से हमारा आंसर हमें नहीं मिलेगा। फिर आगे देखो, ज्ञान और सूचना के महासागर में तैरते हुए भी उसका विवेक डैश पड़ा है। कैसा,
हम कह रहे हैं उसका विवेक कैसा हमें चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल मतलब शून्य पड़ा है, मतलब वो अपने विवेक को यूज़ ही नहीं कर रहा है, यही अर्थ है। अब जब विवेक को अपने में यूज़ नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या लगाओगे? सर घास चर रहा है नहीं लगाओगे, कोमा में है नहीं लगाओगे, पड़ा सड़ रहा है नहीं लगाओगे, 2 बजते, नींद सो रहा है और कुंभकर्ण बना पड़ा है। फिर वही चीज़ कि इस पूरे गद्यांश की जो भाषा है वो क्या है? उदाहरणों की तरह दी गई है। कैसा है? उदाहरणों की तरह दी गई है। और यहाँ पे आप नींद सो रहा है और कुंभकर्ण बना पड़ा है, हालांकि बी भी सही है और सी भी डी भी सही है। अब यहाँ पे 2 मोस्ट वैल्यूएबल में, 2 वैल्यूएबल ऑप्शंस में से मोस्ट वैल्यूएबल छांटना है। तो गद्यांश की भाषा कैसी है? अच्छी है। ऐसे ही नॉर्मल सा कोई गद्यांश तो नहीं है, गद्यांश को उसने कलात्मक तरीके से लिखा है, दिख रहा है। जब वो कलात्मक तरीके से लिखेगा तो वहाँ पे वो नींद सो रहा है से बेहतर है वो लिखेगा कि कुंभकर्ण बना पड़ा है। इसलिए हमारा बी भी सही है और डी ज़्यादा सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे जो गद्यांश की जो भाषा है वो कलात्मक तरीके से लिखी गई है, इसलिए हमारा डी सही है। या हमें क्या देखनी है? कलात्मकता देखनी है। आगे बढ़ो। विज्ञान ने उसके हाथों में ऐसी शक्ति दे दी है जिससे वह पर्वतों को भी क्या कर सकता है? ठिकाने लगा सकता है, हिला सकता है, आंखें दिखा सकता है, धूल चटा सकता है, सिर पर उठा सकता है। पर्वत, अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति पर्वत की तरह है, अगर हम कहते हैं कोई व्यक्ति पर्वत की तरह, तो हम क्या दिखाना चाहते हैं? कि वो बहुत स्थिर है अपनी जगह पे। क्या है? अपनी जगह पे बहुत स्थिर है। और जब वो अपनी जगह स्थिर है और हम कहेंगे कि उसके पास इतनी ताकत आ गई कि वो पर्वतों को भी उखाड़ देता है या हिला देता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पर्वत को जिस तरीके से यूज़ किया जाता है, पर्वत जैसे कहने के शब्द को, तो वहाँ पे उसी प्रकार का हमें शब्द लगाना पड़ेगा। आगे देखिए, आर्थिक उन्नति के नाम पर वह दूसरों का अधिकार क्या कर रहा है? सिंपल है, हथियारा। दूसरों का अधिकार क्या कर रहा है? हथियारा। ये बहुत सिंपल था। यहाँ शायद बच्चा परेशान ना हो, तो 10 प्रश्न अगर होंगे तो 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत ईजिली हो जाए, बाकी सब में दिमाग लगाना पड़ेगा। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग क्या करते हैं? देखते हैं कहाँ लिखा है ये 6वां। संस्कृति संवेदना का ताना बाना विज्ञापन और उपभोग के जाल में उलझ गया है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग क्या करते रहते हैं? सीधा सा चापलूसी करते रहते हैं। अब चापलूसी करने का अर्थ क्या आ जाएगा? नाक रगड़ते हैं, ये हो जाएगा। आगे देखो, सफलता की चमक में सच्चाई, सफलता की चमक में सच्चाई। जब चमक आ रहा है तो बौनी पड़ जाएगी, नहीं लगाओगे? ओझल लगाओगे ना। चमक, और चमक के सामने से कोई चीज़ धुंधली हो जा रही है तो वही आएगा, बी हो जाएगा। आज की शिक्षा ने बुद्धि तो तीव्र की है पर हृदय को कैसा बना दिया है? फिर वही चीज़ जो पहले में हमने देखा था, वही चीज़ यहाँ है कि पाषाण बना दिया, पत्थर का बना दिया है। लोग एक दूसरे से मिलने पर मुस्कुराते जरूर है, पर वह मुस्कान कैसी होती है? बनावटी होती है। अंततः मनुष्य का अंतर्मन इस छल और प्रदर्शन के संसार में कैसा पड़ा है? बताओ। दम तोड़ता पड़ा है, खोया पड़ा है, ये तो नहीं लगाओगे। बुझता पड़ा है, नहीं लगाओगे। भटकता या सिसकता, ये थोड़ा सा ऐसा है कि जहाँ पे एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी डाला है कि जिसको स्किप किया जाना चाहिए। अगर मैं एग्जाम में होता मैं इसको स्किप कर देता, बाकी इसका आंसर है सिसकता पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे सिसकता और भटकता दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि गद्यांश में सिसकता लिखा हुआ है तो हम सिसकता को सही मान रहे हैं। लेकिन एग्जाम में जब आ जाएगा तो उसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रश्न इसलिए भी डाले जाते हैं कि उसको स्किप कर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे हमने जो टॉपिक आपको ऊपर दिया, वहाँ पे हमने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले गद्यांश पहले क्यों पढ़ना है, उसके लिए हमने गद्यांश पहले पढ़ो। क्यों पढ़ो, उसके लिए 4 से 5 प्रश्न लगभग आपको मिल गए कि उनकी जो व्याख्या थी वो पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद ही समझ आ रही है।
दूसरा एकदम इजी है कि 10 में से कितने, 1 से 2 प्रश्न आएंगे। तीसरा स्किप भी करना है। क्या करना है? स्किप भी करना है। क्लियर? जो हमें सिखाना था वो हमारा इस टॉपिक को सिखाने के लिए ये 3 हथियार हमें चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक गद्यांश लिखा है और लगभग इतना ही बड़ा गद्यांश आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। थोड़ा थोड़ा से छोटा भी गद्यांश पूछ लेते हैं, लेकिन लगभग मान के चलो इतना बड़ा गद्यांश पूछा जाएगा। इस गद्यांश को मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को सुनिए और उसके बाद हम इसके प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। भूल कर भी ऐसा मत करना कि पहले प्रश्न देखो फिर जाके ढूंढो गद्यांश में, गलतियां हो जाएंगी। देखते हैं कि भारतीय समाज में विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों, 2 संस्कृतियों और 2 जीवन दृष्टियों का मिलन माना गया है। यह एक पवित्र संस्कार है जो प्रेम, निष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव पर टिका होता है। किंतु आधुनिक परिवेश में विवाह का स्वरूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। आज विवाह केवल एक पारिवारिक अनुष्ठान नहीं रहा बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रदर्शन का माध्यम बन गया है। चमक दमक, फैशन और विलासिता ने विवाह को भावनात्मक पवित्रता से अधिक आर्थिक प्रदर्शन का उत्सव बना दिया है। शहरों में विवाह अब योजनाबद्ध इवेंट का रूप ले चुका है। लाखों रुपए सजावट, भोजन, परिधान और मनोरंजन पर व्यय किए जाते हैं। विवाह का अर्थ केवल अब बंधन नहीं बल्कि एक भव्य आयोजन से जुड़ गया है, जहां दिखावे की होड़, सामाजिक तुलना और आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति प्रमुख हो गई है। यद्यपि विवाह का उद्देश्य 2 हृदयों का मिलन है, परंतु आधुनिकता की अंधी दौड़ ने इस भावनात्मक आयाम को कहीं न कहीं धुंधला कर दिया है। किंतु यह भी सत्य है कि विवाह भारतीय संस्कृति का अभिन्न उत्सव है, जहां आनंद, उत्साह और सामूहिकता की भावना स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। सजावट, संगीत और भोजन से परिपूर्ण यह समारोह समाज में अपनत्व और सौहार्द का वातावरण बनाता है। अतः केवल सादगी का आग्रह करना भी एकांगी दृष्टि हो गई। विवाह को उत्सवपूर्ण बनाए रखना आवश्यक है, किंतु उसमें विवेकपूर्ण संयम का समावेश भी उतना ही अनिवार्य है। संतुलन का यही बिंदु आधुनिक विवाह की दिशा तय कर सकता है। धन का अपव्यय जहां सामाजिक विषमता को बढ़ाता है, वहीं विवेकपूर्ण व्यय विवाह को गरिमामय बनाता है। यदि हम अपने संसाधनों का उपयोग रीति रिवाजों के संरक्षण, पारिवारिक एकता और मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए करें तो विवाह केवल आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम परंपरा और आधुनिकता के बीच एक स्वस्थ समन्वय स्थापित करें। विवाह में खर्च हो पर वह प्रतिस्पर्धा नहीं, सद्भावना से प्रेरित हो। सजावट हो पर दिखावे से नहीं, सौंदर्य बोध से निर्देशित हो। और सबसे बढ़कर भावनाओं की गहराई धन की ऊंचाई से अधिक मूल्यवान मानी जाए। जब समाज इस संतुलन को आत्मसात करेगा तभी विवाह अपने वास्तविक स्वरूप में लौट सकेगा। एक ऐसा संस्कार जो न केवल 2 जीवनों को जोड़ता है बल्कि पूरे समाज में प्रेम, मर्यादा और समरसता की भावना जगाता है। ठीक है, पूरा यहाँ पे हमने बता दिया। विवाह के ऊपर एक पूरा गद्यांश, कैसा विवाह होना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे समन्वय स्थापित हो सकता है, ये सारी बातें की गई हैं। चलिए, गद्यांश के अनुसार विवाह का मूल स्वरूप किस तत्व पर आधारित माना गया है, यानी जो विवाह है उसका जो मूल स्वरूप होना चाहिए वो किस पे आधारित होना चाहिए। आर्थिक सामर्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा का बिल्कुल भी नहीं। प्रेम, निष्ठा और उत्तरदायित्व की भावना का बिल्कुल, यही बात की गई है एग्जाम में, गद्यांश में, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, साफ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक परिवेश में विवाह के इवेंट बन जाने का सबसे गहरा निहितार्थ क्या है? ऑप्शन को पढ़ो और बताओ कि इवेंट हम उसे कह रहे हैं तो उसके पीछे हम क्या सोच रहे हैं, उसके पीछे क्या निहित है। विवाह आयोजनों की सुव्यवस्था बढ़ी है, विवाह का धार्मिक पक्ष मजबूत हुआ है, विवाह अब भावनात्मक बंधन से अधिक आर्थिक प्रदर्शन का साधन बन गया है। विवाह की पारंपरिक रस्में समाप्त हो गई हैं, विवाह अब समाज में कम महत्व का विषय रह गया। देखो डी और ई तो बिल्कुल दिख रहा नहीं है। विवाह आयोजनों की सुव्यवस्था बढ़ी, ऐसी कोई भी बात
गद्यांश में नहीं की गई तो इसलिए हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। विवाह का धार्मिक पक्ष मजबूत हुआ है, इवेंट बन जाने की वजह से ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, विवाह अब भावनात्मक बंधन से अधिक आर्थिक प्रदर्शन का साधन बन गया है। इस वजह से ये जो इवेंट कराते हैं ना, जो इवेंट मैनेजमेंट वाले होते हैं ना, ये फल फूल रहे हैं। हमारा पूरा प्रश्न पूछने का मकसद क्या था कि हमने कहा कि विवाह जो है ना वो एक इवेंट की तरह हो गया है, मतलब इवेंट वाले उसे कर देते हैं। तो वो चीज़ कैसे आई है, सबसे गहरा निहितार्थ, यानी कि वो चीज़ उत्पन्न कैसे हुई है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि विवाह जो है ना भावनात्मक बंधन से ज़्यादा आर्थिक प्रदर्शन का साधन बन गया है। लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, अब पैसा खर्च करना चाहते हैं, इस वजह से वो इवेंट के तौर पे जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि गद्यांश में दिखावे की होड़ किस व्यापक सामाजिक प्रवृत्ति की प्रतीक है, बताओ। दिखावे की होड़ सीधा सा है, दिखावे की होड़ से संबंधित देखना, धार्मिक पुनरुत्थान ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचता है क्या सी, ये तो पढ़ के किया जा सकता था। यहाँ पे हमने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है वो हम आपको बता देते हैं। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो किया है वो ये किया है, गद्यांश, इसकी भाषा हमने कैसी रखी है, सरल। प्रश्न की भाषा हमने क्या की है, कठिन। बस ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। इसमें इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती है कि बहुत सिंपल सा भाषा में आपसे एक गद्यांश दे देगा और प्रश्न जब पूछेगा ना तो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आपको समझ ही ना आए कि ये क्या पूछ रहा है। आगे देखिए, केवल सादगी का आग्रह करना भी एकांगी दृष्टि होगी, इस वाक्य में लेखक का अभिप्राय क्या है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा कि हम केवल विवाह में अगर ये कहें कि केवल सादगी का ही हम आग्रह करें तो केवल एकांगी दृष्टि होगी, क्या कहना चाह रहा है। संतुलन की तरफ कहने की बात है ये कि अगर हम ये कहें कि विवाह में केवल सादगी रखो तो ये केवल एकांगी दृष्टि होगी, यानी कि ये बायस्ड होगा। तो यानी कि वो क्या कहना चाह रहा होगा लेखक यहाँ पे, वो कुछ संतुलन वाली चीज़ें कहना चाह रहा होगा। तो यहाँ पे संतुलन कहाँ दिखता है, सादगी आवश्यक है परंतु आनंद और उत्सव का त्याग नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल संतुलन है। यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। देखिए 15वां प्रश्न, लेखक के अनुसार विवेकपूर्ण व्यय का सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। अगर हम विवेकपूर्ण तरीके से खर्चा करें तो उसमें सामाजिक प्रभाव क्या दिखेगा। पहला तो नहीं होगा कि आर्थिक विषमता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाएगी, परंपराओं का क्षय नहीं होगा, समाज में असंतोष नहीं होगा। बी और ई में से कोई एक हो सकता है। परिवारों में भौतिकता का प्रसार और विवाह का गरिमामय और सांस्कृतिक रूप स्थापित होना। अब सर ए की कोई बात इस तरह से दिखती नहीं है तो बी हम लगा देंगे। और वैसे भी परिवार में भौतिकता का प्रसार, भौतिकता का मतलब होता है कि आप मटेरियलिस्टिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, तो वो वैसे भी गलत है। आगे देखिए, लेखक विवाह में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात किस संदर्भ में करता है, बताओ। पारंपरिक रस्मों के बढ़ते खर्चे से, सर सांस्कृतिक पुनर्जागरण यानी पॉजिटिव सही है, कहाँ पे पॉजिटिव चीज़ दिख रही है, सी में दिख रही है। जब सी में दिख रही है तो तुरंत लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, सोचेंगे भी नहीं। धन का अपव्यय जहाँ सामाजिक विषमता को बढ़ाता है, इस कथन में कौन सा समाज शास्त्रीय संकेत छिपा है, बताओ। सर कैसे कैसे प्रश्न लाके रख दिए हैं, प्रश्न कैसे भी नहीं है, थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। रीडिंग हम इसीलिए कराते हैं। धन का अपव्यय जहाँ सामाजिक विषमता को बढ़ाता है, इस कथन में कौन सा समाज शास्त्रीय संकेत छिपा है। यानी कि जब आप समाज शास्त्र पढ़ते हो, यानी कि हम कह रहे हैं कि धन का जो ऐसे खुला खर्च होता है ना वो सामाजिक विषमता को बढ़ाता है, इसके पीछे क्या संकेत छिपा हुआ है। बहुत सिंपल सा संकेत है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो खूब खर्च करता है, दूसरा गरीब जो होता है वो उसको देखा देखी करता है, वो भी खर्च कर देता है। तो अमीर के पास तो पैसा है, गरीब के पास नहीं है, लेकिन फिर वो उनके बीच में जो गैप है वो लगातार फिर बढ़ता है, क्योंकि वो तो उधारी से कर रहा होगा। ये समाजशास्त्र की सोच होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा कि उपभोगवाद जो होता है ना, उपभोगवाद सामाजिक असमानता का मूल कारक है। गद्यांश की भाषा और भाव से लेखक का दृष्टिकोण किस प्रकार का है। सबसे पहली बात तो संतुलित है,
कि ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं लेकिन ऐसा भी करो। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल सादगी पे आ जाओ, ये करो, संतुलित तो है। दूसरा सुधारवादी है, क्योंकि क्यों सुधारवादी है कि वो जो चीज़ें गलत चल रही हैं उनको वो ठीक करने की तरफ प्रयास कर रहा है, तो बी हो जाएगा। अगला देखो, भावनाओं की गहराई धन की ऊंचाई से अधिक मूल्यवान मानी जाए, यह वाक्य किस नैतिक दर्शन को प्रतिपादित करता है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे सर आप नैतिक दर्शन के लिए पूछ रहे हो, वहाँ समाज शास्त्र के लिए पूछ रहे हो। हम यहाँ पे केवल वो शब्द ऐसे डाल रहे हैं जो आपको कंफ्यूज करें। बाकी पूछ तो वही रहा है कि भावनाओं की गहराई धन की ऊंचाई से अधिक मूल्यवान मानी जाए, ऐसा क्यों कहा गया होगा। भौतिकवाद के लिए कहा गया, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए कहा हो गया, नहीं। यथार्थवाद, सच्चाई के लिए कहा गया होगा, सर सच्चाई जैसी बात तो नहीं है। आध्यात्मिक नकारवाद, नेगेटिव तो है ही नहीं है। समाजवादी भौतिकता, फिर से वही मटेरियलिस्टिक चीज़ों की आ जाएगी। नैतिक मानववाद, यानी कि नैतिकता होनी चाहिए कि कोई कितना भी अमीर हो और कोई कितना भी गरीब हो, भावनाएं देखनी चाहिए, तो ये नैतिक मानववाद हो जाएगा। आगे देखिए कि गद्यांश की अंतरधारा में निहित मूल संदेश है क्या, यानी जो पूरा गद्यांश है वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है। बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे तो डी इसमें ऑप्शन है। क्यों है, विवाह को सांस्कृतिक गरिमा और आर्थिक संयम के साथ संतुलित रूप में मनाना चाहिए। यहाँ संतुलन की बात हो रही है। विवाह को केवल परंपरा के रूप में निभाना चाहिए, नहीं। सुधारवादी वाली चीज़ है ना कि केवल इसको इसी तरीके से देखो, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। विवाह आर्थिक शक्ति का प्रतीक होना चाहिए, तो वैसे ही नहीं है। विवाह में सादगी ही सर्वोत्तम है। ये कहा गया था कि केवल सादगी हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं इसके लिए बायस्ड नहीं हूँ। विवाह अब सामाजिक संस्था नहीं रहेगा, ये भी गलत है। बचता है क्या, डी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क सर कैसे है, हमारा ग्रुप है एजुकेटर पीयूष यादव, एजुकेटर पीयूष यादव, टेलीग्राम पे ये ग्रुप है। इस ग्रुप में जाके देख लेना, फाइल सेक्शन में सर्च कर लेना मॉक 15, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से जाके इसको सॉल्व करना। यहाँ पे क्या है, पहले एक बार निर्देश देख लो। निर्देश में लिखा है कि आपके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अपने सही क्रम में नहीं है। आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जिसमें वाक्यों का क्रम सुव्यवस्थित है। इसमें एक नोट पॉइंट है, अगर पढ़ लोगे तो अच्छे से करोगे कि विशेष सभी प्रश्नों में जो पहला वाक्य है ना वो अपने स्थिर है, यानी पहले वाक्य अपनी जगह पर सही है। उसके बाद B से लेके F तक इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि प्रश्न में एक वाक्य को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक खंड में व्याकरण संबंधी त्रुटि है। आपको उस खंड की पहचान करनी है। बताइए 26वें में बताइए। बहुत सिंपल है, लेकिन जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो नहीं पकड़ा जाता है। जैसे वर्तमान समय में जब वैश्विक तापमान निरंतर बढ़ रहा है, तब भी कुछ लोग यह मानते हैं कि पर्यावरण परिवर्तन एक काल्पनिक समस्या है जिसके समाधान हेतु कोई विशेष प्रयास आवश्यक नहीं और यह केवल एक अस्थायी भ्रम है। सर यहाँ पे पढ़ते चले जाओगे दिखेगा भी नहीं, लेकिन यहाँ देखना क्या है, प्रयास ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। प्रयास कैसे लिखा जाता है, प्रयास ऐसे लिखा जाता है। अगला देखो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करें ताकि विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास के सर्वांगीण अवसर मिल सके। ये जो बार बार आ रहा है ना, सर्वांगीण विकास के सर्वांगीण अवसर मिल सके, ये क्या हो रहा है, बार बार बारंबारता आ रही है, आने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये गलत है। अगर हम इसको लिखें कि ताकि विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास के अवसर मिल सके, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, सर्वांगीण विकास के सर्वांगीण अवसर मिल सके, ऐसा नहीं है। आगे देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने वाला व्यक्ति परंपराओं का अंधानुकरण करने में विश्वास रखता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति क्या परंपराओं का अंधानुकरण करेगा? सर यही गलत है। क्यों गलत है? अंधानुकरण करने में विश्वास नहीं रखता है, यानी कि बी पार्ट में एरर है। और यहाँ पे एरर किस तरीके से संबंधित है? अर्थ गलत है, इसलिए है। ठीक है, आगे देखिए, प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में त्वरित सहायता पहुंचाई जाए ताकि लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की कमी न हो और पुनर्निर्माण। सर ये गलत लिखा है, कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है? पुनर्निर्माण, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, आगे देखो, यदि हमारे देश के नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करें तो समाज में अनुशासन और समानता दोनों स्थापित होंगे। किंतु दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग कर्तव्यों का पालन करने से अनुशासित हो जाते हैं और इससे सामाजिक असमानता घटती नहीं बढ़ती है। यहां पे कुछ तो गलती दिख रही। कैसे? किंतु दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग कर्तव्यों का पालन करने से अनुशासित हो जाते हैं। ये एरर है किसकी? अर्थ की है। यहां पे भाव नहीं बन रहा है, ये भाव से संबंधित है, भाव गलत है। हम दुर्भाग्यवश कह रहे हैं और कोई पॉजिटिव बात कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। और यहाँ पे सामाजिक समानता घटती नहीं बढ़ती, यानी कि पूरा का पूरा ये नेगेटिव चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? किंतु दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग कर्तव्यों का पालन न करने से अनुशासन विहीन हो जाते हैं। अनुशासन विहीन हो जाते हैं, ये लगाओ। कोई मिला के भाव नहीं बन रहा है यहाँ पे। डी में जो भाव आना चाहिए, हमें नेगेटिव भाव चाहिए। नेगेटिव भाव के लिए दुर्भाग्यवश लगा है और दुर्भाग्यवश के साथ में हमने कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिख रखा है, तो ये गलती है। गलती है तो है, तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है? डी पार्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कलेजा मुंह को आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत सिंपल है। कलेजा मुंह को आना का अर्थ होता है बहुत डर जाना। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग रूप नहीं है जबकि सामान्यतः स्त्रीलिंग रूप माना जाता है? यानी देखने में स्त्रीलिंग होना चाहिए लेकिन वैसे स्त्रीलिंग नहीं है। दासी, मल्लिका, सेविका, मित्रा, लेखिका। डी है ना? देखने में तो मित्रा कैसा लग रहा है? स्त्रीलिंग लग रहा है, लेकिन जब महिलाएं भी बोलती हैं वह मेरी मित्र है, मित्रा नहीं कहती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिसे देखकर दुख या करुणा उत्पन्न हो, जिसे देख के दुख या करुणा उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? कई लोग कहें सर करुणामयी। नहीं, जिसके अंदर करुणा भरी हो उसे कहते हैं करुणामयी। हम कह रहे हैं जिसे देख के हमें करुणा आए, यानी कि उसकी दशा बहुत खराब हो, तो उसे कहते हैं क्या? शोचनीय। क्या कहते हैं? शोचनीय। संतति शब्द का उपयुक्त बहुवचन क्या होगा? बहुवचन क्या होगा? संततियां। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। वैसे इसका आंसर जो है वो तो सबको पता ही होगा, डी आंसर है। बाकी अद्भुत, अद्भुत लिखा है, प्रबुद्ध लिखा है। प्रबुद्ध होता है, चमत्कारिक नहीं होता।
चामत्कारिक होता है, चामत्कारिक। और त्रिवेणी संगम में बीच में हाइफन आना चाहिए, त्रिवेणी डैश संगम। आगे देखो, तत्सम तद्भव का सही उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर क्या है हमारा? मुख और मुंह। नाकों चने चबवाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? भूखा मारना, झूठ बोलना, अपमान करना, बेइज्जत करना, बहुत कष्ट देना। उसने नाकों चने चबवा दिए, यानी कि उसने बहुत परेशान कर दिया, बहुत कष्ट देना। अब यहाँ पे देखो परफेक्ट अर्थ नहीं मिल रहा है लेकिन उससे मिलता जुलता मिल रहा है और हमें वो लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी 4 ऑप्शन नहीं है। संत शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? संत शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी। जो कभी मरता नहीं हो उसे क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है, अमर। देखो 1-2 प्रश्न तो ऐसे डालेंगे ना जो बहुत आसानी से हो जाए। और इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव का अर्थ क्या है? कि जो विकार से युक्त शब्द न हो। कानी, लू, देह, सूरज, गंध। यहाँ पे जो आपका बी है गंध, ये आपका तद्भव नहीं है। तो कुल मिला के ये आपका पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट था वो हमने आपको दे दिया। जो उसका स्तर था वो हमें आरआरबी क्लर्क का लगता है, तो जो हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें भी आरआरबी क्लर्क ही लगा होगा। बाकी अगर कोई नया देख रहा है तो हो सकता है उसको टफ लग रहा हो, क्योंकि पीओ और स्किल 2 स्किल 3 हम बहुत हार्ड देते हैं। एग्जाम में जब बैठोगे तो जब हमारे मॉक टेस्ट करके बैठोगे और ईजिली वहाँ पे 30+ चले जाओगे। तो अगर किसी को परचेस करना है, ये तरीका है, 449 रुपये का UPI आप इस नंबर पर कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।